नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़ का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है, फसल उत्पादन है, पशुपालन है और साथ ही साथ जो डेयरी उत्पादन है, दूध उत्पादन है, उसके जो आंकड़े राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति कब जारी की गई? तो 20 दिसंबर 2019 को राज्य जल नीति घोषित की गई, जारी की गई। ये आपको याद रखना है। राज्य जल नीति कब जारी की गई? तो दिसंबर में, 20 दिसंबर 2019 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड, शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है? यानी कि जहाँ सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, है ना, जो क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर हो और वहाँ व्यवस्था भी प्रॉपर हो, उसी को कहते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र। वैसे ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? जहाँ प्रॉपर एक बार में एक ही फसल उगाई जाती है, वही क्या है? प्योर खेती है ना, प्योर एग्रीकल्चर है, शुद्ध क्षेत्र है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ एक बार में एक ही फसल होती है और वो भी किस पर आधारित है? सिंचाई पर आधारित है और सिंचाई की वहाँ प्रॉपर व्यवस्था है। तो वो कितना क्षेत्र है? तो 51.81%, यानी कि 51.81%। ये आपको याद रखना है। अगला है, राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है? यानी कि राज्य का जो पहाड़ी भाग है और जो मैदानी भाग है, यहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था है कितनी है? मैदानी भाग की बात करें तो 98.22% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 22.13% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है। देखिए फ्रेंड, हमने पहले भी बताया है मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। एक तो यूएस नगर आता है और दूसरा हरिद्वार आता है ना। दो जिले क्या आते हैं? तराई क्षेत्र में आते हैं या मैदानी भाग में आते हैं, इसको आपने याद रखना है। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में प्रॉपर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो की गई है, और पहाड़ी क्षेत्रों में उतना होता है नहीं, इसीलिए कम है, 22.13% भाग पर है। अगला पॉइंट है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं। यानी कि ऐसे जिले जहां प्योर खेती की जाती है, यानी कि एक बार में एक ही फसल की जाती है, ऐसे एक साथ दो फसलें नहीं उगाई जाती हैं। तो उसमें सबसे प्योर खेती में कौन सा है? तो उधम सिंह नगर है, जहाँ सिंचाई की भी प्रॉपर व्यवस्था है। दूसरा कौन सा है? हरिद्वार है, वहाँ भी सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। और तीसरा कौन सा है? नैनीताल है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत, और इसी चीज़ में सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम है चमोली, यानी कि यहाँ पर सिंचाई की भी व्यवस्था सबसे कम है। पहाड़ी क्षेत्र है तो सिंचाई की उतनी व्यवस्था है नहीं, और इसीलिए एक बार में प्रॉपर एक ही फसल पे निर्भर नहीं रहते हैं, अलग अलग फसलों की खेती की जाती है। दूसरा पिथौरागढ़ है और तीसरा अल्मोड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। ये किस में है? आरोही क्रम में है सबसे कम, यानी कि सबसे कम चमोली में है, फिर पिथौरागढ़ में है, फिर अल्मोड़ा में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से, देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ यह है कि जो राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है किस माध्यम से की जाती है, उसके बाद किस माध्यम से की जाती है, और सबसे कम किस माध्यम से की जाती है। तो जो राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई है नलकूप के माध्यम से की जाती है, 70.65%। ये आपको याद रखना है। पहले पे है नलकूप है, दूसरे पे नहर है जो 20.69% है, और तीसरे पर कुएं के माध्यम से होती है जो 1.84% है, और चौथे पर तालाब है 0.03%। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, और ये आपको याद रखना है। आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर लगाइए या फिर सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर लगाइए। तो सबसे ज़्यादा होता है नलकूप के माध्यम से, तब होता है नहर के माध्यम से, फिर होता है कुएं के माध्यम से, लास्ट है तालाब के माध्यम से, और जो अन्य साधन है उनके माध्यम से 6.78% है। ये आपको याद रखना है। तो आपको इनमें से जो प्रथम चार हैं ये चार याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में। देखिए फ्रेंड, इसके कहने का अर्थ है कि जो नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था की गई है उसमें सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है, घटते क्रम में लगाना है। यानी कि किस राज्य के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सबसे ज़्यादा भाग पर नलकूप के माध्यम से सिंचाई होती है, फिर किसके होती है, फिर किसके होती है, इस टाइप से घटते क्रम में लगाना है। तो इसमें पहला कौन है? उधम सिंह नगर है, जहाँ सबसे ज़्यादा नलकूप के माध्यम से सिंचाई होती है। दूसरा हरिद्वार है, तीसरा नैनीताल है, चौथा है देहरादून। ये सीक्वेंस में लगाना है आपको। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार है, फिर नैनीताल है, और लास्ट है देहरादून। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्य की कुल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले
4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में। और यही बात वो कह रहा है किसके माध्यम से, तो नहर के माध्यम से, कि नहर के माध्यम से जो सिंचाई वाली भूमि है सर्वाधिक कहाँ होती है, फिर सबसे कम कहाँ होती है, इस टाइप से इसको घटते क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक नहर के माध्यम से कहाँ होता है, तो देहरादून में होता है, फिर नहर के माध्यम से हरिद्वार में होता है, फिर नहर के माध्यम से नैनीताल है, और नहर के माध्यम से लास्ट में कौन सा है, चौथा उधम सिंह नगर। अभी हमने पढ़ा है उधम सिंह नगर किस में सबसे ऊपर है, नलकूप के माध्यम में, है ना। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप के माध्यम से, फिर नहर के माध्यम से, है ना, फिर कुएं के माध्यम से, फिर तालाब के माध्यम से, ये हमने पढ़ा है ना। तो चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला है राज्य की सबसे पुरानी नहर है, तो सबसे पुरानी नहर कौन है, ऊपरी गंगा नहर है, और ये कब बनाई गई थी, 1842 से 54 के मध्य। देखिए फ्रेंड, जो ऊपरी गंगा नहर है वो हरिद्वार से निकाली गई है और गंगा नदी पर निकाली गई है, गंगा नदी। इस पॉइंट है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था, कब किया गया था, 1972 में किया गया था शिलान्यास, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, इन्होंने परमिशन दी थी और इसका शिलान्यास की टिहरी बांध बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो टिहरी डैम की जल धारण क्षमता है, यानी कि कितना पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है, तो ये घन मीटर में होता है हमेशा, तो 3539 इंटू 10 घन मीटर, ये आपको याद रखना है कि जो टिहरी डैम है उसकी जल धारण क्षमता तो 3539 गुणा 10 घन मीटर, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर इसकी बात करें तो इसका जो डिजाइन दिया था किसने दिया था, जेम्स ब्रून्स एक इंजीनियर हुए हैं जेम्स ब्रून्स, इन्होंने इसका डिजाइन दिया था सबसे पहले, ये आपको याद रखना है, किसने दिया था, जेम्स ब्रून्स। देखिए फ्रेंड, इस डैम को चलाने के लिए 1988 में THDC टी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना की जाती है कब, 1988 में की जाती है, और 1988 में ही इसका कार्यभार किसको सौंपा जाता है, THDC। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें टिहरी से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो 2.7 लाख जो हेक्टेयर भूमि है, तो टिहरी डैम से इतने क्षेत्रफल पर, इतने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इस टिहरी बांध को इसी कारण कौन सी संज्ञा दी गई है, राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे जगहों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी और इससे बिजली उत्पादन, इस टाइप से बहुत सारे प्रयोग होते हैं इसके, इसलिए इसको राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है। तो प्रश्न आएगा किस परियोजना को राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है, तो टिहरी बांध को दी गई है। अगर हम बात करें शारदा नहर, तो शारदा नहर कहाँ पर है, बनबासा चंपावत से निकाली गई है, और इसका निर्माण कब किया गया था, 1928 में। और किस नदी पर बनाई गई है, तो शारदा नदी पर है, जिसका नाम काली नदी भी है, तो उसी पर बनाई गई है। कब बनाई गई थी, 1928 में। अगर इसकी बात करें तो इससे भी सिंचाई की जाती है, कहाँ पर की जाती है, एक तो चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इससे सिंचाई की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये शारदा नहर, तो चंपावत और उधम सिंह नगर के मध्य। अगला है, देखिए फ्रेंड, अगर हम नानक सागर बांध की बात करें तो ये सबसे पहले नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है, और किस नदी पर बनाया गया है, नंदौर नदी पर बनाया गया है। और किसके नाम पर है ये, तो गुरु नानक देव के नाम पर कौन सा बांध है, तो नानक सागर बांध है। कहाँ स्थित है, तो नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, राज्य में चाल खाल योजना का संबंध है, तो इसका संबंध है जल स्तर में सुधार से, यानी कि जो पानी है उसकी व्यवस्था करना, है ना, उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, इस टाइप से जल स्तर में सुधार से पानी को बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना, चाल खाल योजना। अब हम बात करेंगे राज्य में जो फसल उत्पादन होता है कितना होता है, कौन सी फसल कब बोई जाती है ना, इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यूके SSSC का खास फोकस है उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, फसल है, इस टाइप से जो उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा चीज़ मौजूद है उनके बारे में ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कहाँ होती है, किस फसल को किस नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो फसल होती है तो कौन सी होती है, गेहूँ होती है, उसके बाद चावल होता है, फिर मंडुआ होता है, फिर गन्ना होता है। तो यही बात कर रहा है ये क्षेत्र, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो सबसे पहले गेहूं है, फिर चावल है, फिर मंडुआ है, फिर गन्ना है। अगर भारत की बात करें तो भारत में चावल है और विश्व में भी चावल है, तो दोनों जगह चावल है, जबकि उत्तराखंड में क्या है, गेहूं टॉप में है, फिर दूसरे नंबर पर चावल है, और भारत और विश्व में दूसरे नंबर पर गेहूं है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी कि 30% भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है, गेहूं की फसल बोई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा होती है। कितने % भाग पर है, 30% भाग पर है, ये उत्तराखंड की एक मुख्य फसल है। अगला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली दलहनी फसलें हैं, यानी कि जो दालें हैं, तो वो कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा है
खाद्य फसल कौन सी है, गेहूँ है। जबकि दलहनी फसल कौन सी है, गेहूँ है। उसके बाद मसूर है, फिर उड़द और फिर भट्ट है। सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन, भट्ट यानी सोयाबीन। तो ये सारी हैं, आपको सीक्वेंस में लगाने को आएंगे। सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है यानी कुल्थी होता है, फिर मसूर होता है, फिर उड़द होता है, फिर सोयाबीन या भट्ट होता है। अगला है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली या फिर उगाई जाने वाली तिलहनी फसलें। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे तिलहनी फसलें होती क्या हैं। तिलहनी फसलें वही फसलें होती हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, किसी भी प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है, तो उन फसलों को रखा जाता है तिलहनी फसलों में। अदरवाइज वो जाएंगे किसमें, दलहनी या फिर खाद्य फसलों में। ये आपको याद रखना है। तो तिलहनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरसों होता है या लाही होता है, फिर सोयाबीन होता है, फिर तिल होता है। ये तीनों आपको याद रखना है, सीक्वेंस में पूछता है। अगला है राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली 3 खाद्यान्न फसलें हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ होता है, फिर चावल होता है, फिर मंडुआ यानी कि रागी होता है। ये आपको याद रखना है। ये कौन सी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। अगला है जो रागी है, दक्षिण भारत में मंडुए को क्या कहते हैं, तो रागी कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं, दक्षिण भारत में। ये भी आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में मंडुए को रागी कहते हैं। कोदा कहते हैं ना, कोदा, तो वही रागी है या मंडुआ है, कोदा। अगला है, अगर इसकी बात करें तो मंडुआ उत्पादन या रागी उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। देखिए फ्रेंड, ये आपको याद रखना है कि मंडुआ उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और जो मंडुआ बेचता है, उत्तराखंड एक्सपोर्ट करता है, किस देश को करता है, तो जापान देश को करता है। ये भी आपको याद रखना है। कि अगला है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो नगदी फसल है कौन सी है, तो गन्ना है। देखिए फ्रेंड, नगदी फसल किसे कहते हैं, खाद्यान्न तो हम समझ गए, जो खाने के यूज़ में डायरेक्ट लाते हैं। और नगदी फसल वह फसल होती है जिसको हम डायरेक्ट खाने के यूज़ में या प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने को हम डायरेक्ट चीनी नहीं बना सकते हैं। चीनी कहाँ बनेगी, जब फैक्ट्री जाएगा वहाँ से चीनी बन के फिर खाने के उपयोग में आएगा, है ना। दूसरा है जैसे कपास है, ये भी एक नगदी फसल है, बेचने के पर्पज़ से है। वही फसलें जो बेचने के पर्पज़ से हैं, तो वही क्या है, नगदी फसलें हैं। कपास से हम घर में कपड़ा नहीं बना सकते हैं, ये भी जब फैक्ट्री में जाएगा, वहीं जाके जब कपड़ा बनेगा तब जाके फिर से हमारे पास कपड़े के रूप में आएगा। ये भी क्या है, नगदी फसल है ना। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी क्या है, नगदी फसलें हैं। जूट है, रेशम है ना। ये सारे आपको याद रखने हैं। नगदी फसलें क्या होती हैं, मैंने बता दिया है। अगला है राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, तराई में ही होता है, फिर हरिद्वार है, फिर देहरादून और चौथा है नैनीताल। इसका भी क्रम याद रखना है। अगर राज्य में चीनी मिलों की बात करें, चीनी मिलें कितनी हैं, तो टोटल 10 हैं। 2 सरकारी है, 4 सहकारी है और 4 निजी। सरकारी तो सभी लोग समझते हैं, और निजी यानी कि पर्सनल, जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हीं को निजी कहते हैं। और सहकारी वो होती हैं जिसमें गवर्नमेंट प्लस जो प्राइवेट है, यानी कि निजी और सरकार दोनों का क्या होता है, शेयर होता है, तो उसको कहते हैं सहकारी। अगला है राज्य के देहरादून में मात्र एक चीनी मिल है, और जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है, तो कितनी है, उधम सिंह नगर में 6 चीनी मिलें हैं, और 3 कहाँ हैं, हरिद्वार के अंदर है। 6 और 3 9, और 1 देहरादून में है। टोटल हो गई हैं 10। अगर हम देहरादून चीनी मिल की बात करें तो ये बनाई गई थी कब, 1934 के अंदर। ये आपको याद रखना है, देहरादून चीनी मिल 1934 में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई। तो आलू की खेती सर्वप्रथम देहरादून के अंदर 1823 में शुरू की गई। और किसने की है, तो मेजर यंग। ये आपको याद रखना है कि मेजर यंग द्वारा सर्वप्रथम राज्य में आलू की खेती शुरू की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो 1823 में देहरादून के अंदर। और एक पॉइंट इसके साथ साथ याद रखना है, नैनीताल में 1864 में आलू की खेती किसके द्वारा की गई, तो वो की गई हैरी बर्जर 1864 है ये, 1864 हैरी बर्जर द्वारा। और जबकि देहरादून में मेजर यंग द्वारा 1823 में इसकी खेती की गई। अगला है राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसम में होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो खरीफ के मौसम में होती है। आपको पता होना चाहिए, फसलें 3 टाइप की होती हैं, 3 मौसम की फसलें होती हैं। एक तो रबी की फसलें होती हैं, दूसरी खरीफ की फसलें होती हैं, और तीसरी जायद की फसलें होती है। तो कौन सी फसल किस में आती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगला है उत्तराखंड राज्य जैविक उत्पाद परिषद जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन कब किया गया, तो 2003 में किया गया। देखिए फ्रेंड, परीक्षा वाणी पढ़ते रहिए, ये क्वेश्चन परसों आया था, जो स्टेनो का पेपर हुआ था, स्टेनो परीक्षा वाणी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो परीक्षा वाणी बेसिक बुक है, तो इस बुक को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जो स्टेनो का पेपर आया है ये टफ आया है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बेसिक को पढ़ते रहिए,
वो सारा यहीं से आया है। कौन सा क्वेश्चन परीक्षावाणी या अजय रावत या फिर वो BS नेगी की जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसमें से नहीं है, तो सारे वहीं से पढ़ने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ये तो आएंगे ही आएंगे, इस पर नहीं जाना है। इन 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, जिनका सिलेबस का ख़त्म है, जिनको ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो वो लोग पढ़ते रहिए इनको, और जिनको नौकरी चाहिए तो अपना बेसिक पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चनों को मत छोड़िए। 15 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 85 क्वेश्चन मत छोड़िए। तो इसीलिए जो प्रॉपर परीक्षावाणी और अजय रावत की बुक है और जो BS नेगी है, वैसे तो मैं भी करा रहा हूँ, जिला सीरीज भी करा रहा हूँ, परीक्षावाणी भी डाल रहा हूँ, और आपने भी पढ़ना है। जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उनको भी पढ़ते रहिए, तो वहीं से पेपर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन के घटते क्रम में 3 फल। तो सबसे ज़्यादा शीतोष्ण यानी कि शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी कि गर्म। तो शीत और उष्ण, जहाँ ठंड भी पड़ती है और गर्मी आने पर हल्की गर्मी भी होती है। तो शीतोष्ण फलों का उत्पादन की मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? नाशपाती होता है, फिर सेब होता है, फिर आड़ू होता है। अगर हम बात करें समशीतोष्ण, तो समशीतोष्ण कौन से हैं? तो आम है, नींबू वर्गीय फल है, लीची है, अमरूद है, तो ये किस में आते हैं? समशीतोष्ण फलों में आते हैं। अगर हम सेब की बात करें तो उत्तराखंड में सेब का सबसे पहला बागान लगाया गया था 1925 हरसिल में। फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में सेब की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो 1860 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है, तो कौन से इलाके में नहीं होता है, कौन से जिलों में नहीं होता है? एक तो हरिद्वार में नहीं होता है, दूसरा उधम सिंह नगर में नहीं होता है, क्योंकि जो सेब के लिए जलवायु चाहिए तो वो शीत जलवायु चाहिए या फिर शीतोष्ण जलवायु चाहिए। थोड़ा ठंडा होना भी जरूरी है ना, जहाँ बर्फ पड़ती हो उन इलाकों में सेब ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा है? हरसिल उत्तरकाशी है, और उत्तरकाशी जनपद ही सेब उत्पादन में पहले स्थान पर है। जैसे मैंने बताया, सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी है। और राज्य में जो उत्पादित सेब हैं उनको अन्य राज्यों में बेचा जाता है, तो किस नाम से बेचा जाता है? तो हिमाचली और उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जबकि दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड, जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली अथवा उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला है, सेब उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान की बात करें तो इसमें उत्तराखंड का स्थान तीसरा है। पहला किसका है? कश्मीर का है, दूसरा हिमाचल का है, तीसरा उत्तराखंड का है। अगला है, राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिले, एक तो नैनीताल है, उसके बाद कौन है? सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? नैनीताल में होती है, फिर देहरादून है, फिर हरिद्वार है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। नैनीताल के साथ साथ देहरादून और हरिद्वार है। और देहरादून का एक उपनाम और है, लीची नगर। तो लीची नगर किसका नाम है? तो देहरादून का नाम है लीची नगर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में नाशपाती उत्पादन नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, हमने अभी पढ़ा है नाशपाती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? शीतोष्ण जलवायु चाहिए, यानी कि जहाँ ठंड भी ज़्यादा हो, है ना, और गर्मी कम हो। शीतोष्ण, शीत और उष्ण यानी कि ठंडा और गर्म दोनों हो, बट ठंड ज़्यादा हो। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ नहीं होती है? तो उधम सिंह नगर में नहीं होती है। अगला है, नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो नाशपाती में तीसरा स्थान है। पहला पंजाब का है, दूसरा जम्मू कश्मीर का है। ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें राज्य में अखरोट उत्पादन, देखिए फ्रेंड, जैसे हम जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट कहाँ होते हैं? ड्राई फ्रूट J&K में होते हैं। ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम, काजू ये सब आते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? J&K में होते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो वो कहाँ होते हैं? उत्तरकाशी के अंदर होते हैं सबसे ज़्यादा। तो अखरोट उत्पादन में उत्तरकाशी है। क्यों है? क्योंकि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते हैं। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर तो है नहीं, इसीलिए यहाँ नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? उत्तरकाशी में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि अखरोट का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नहीं होता है। अगर हम बात करें अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान, देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जबकि पहला किसका है? जम्मू कश्मीर का है। सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। अगर हम राज्य में संतरे और नींबू जो खट्टे फल हैं उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान नैनीताल का है, फिर अल्मोड़ा का है, फिर देहरादून का है। ये आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य में बागवानी उत्पादों के लिए या फिर उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं। तो थोक बाजार यानी कि 2 मंडियां हैं जहां उत्पाद मंडियों में बेचा जाता है। तो कहाँ है? एक तो हरिद्वार में है, दूसरा सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है? हल्द्वानी है। तो दोनों आपको याद रखना है, हरिद्वार और हल्द्वानी। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में जो पुष्पों की खेती की जाती है, वैसे तो बहुत सारे पुष्प हैं, तो जो सर्वाधिक पुष्प है तो वो कौन सा उत्पादित होता है या उत्पादन किसका होता है? तो गेंदा। ये आपको याद रखना है कि गेंदे का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है अगर पुष्पों की बात करें तो।
अगला है प्रदेश में उत्पादित जो मसाले हैं उसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन से 3 मसाले ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक होता है। तो पहला कौन है, अदरक है, दूसरे पर हल्दी है, तीसरे पर लहसुन है। ये तीनों मसाले के अंतर्गत आते हैं। तो पहला अदरक, फिर हल्दी, फिर लहसुन। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में 2 मेगा फूड पार्क हैं। तो कहाँ कहाँ है, एक तो पतंजलि हरिद्वार में है, दूसरा हिमालयन मेगा फूड काशीपुर में स्थित है। ये दोनों याद रखने हैं। राज्य में कितने मेगा फूड पार्क है, तो 2 ही हैं अभी तक। एक तो पतंजलि मेगा फूड पार्क हरिद्वार में है और दूसरा हिमालयन मेगा फूड पार्क काशीपुर के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती कब शुरू की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1830। देखिए फ्रेंड, वैसे तो चाय की खेती सर्वप्रथम 1823 के अंदर होती है। कहाँ पर, अल्मोड़ा में होती है, अल्मोड़ा के अंदर होती है। कौन करता है, विशप हैबर, विशप हैबर, विशप हैबर करते हैं अल्मोड़ा के अंदर 1823 में। बट ये क्या थी, छोटे स्तर पर थी, छोटे स्तर पर यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में थी। बड़े स्तर पर यानी कि व्यापक स्तर पर कब इसकी खेती शुरू होती है, तो 1830 में होती है। कौन करता है, डॉक्टर रायले, डॉक्टर रायले। वैसे तो इसका आंसर कहीं कहीं मिलेगा 1834 में। तो 30 भी सही है, 30 नहीं होगा तो 34 होगा आंसर। तो 30 आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। तो डॉक्टर रायले कब करते हैं, 1830 के अंदर। अगर हम बात करें भारत में चाय कमेटी, तो भारत में चाय कमेटी 1834 में बनाई गई थी और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्हीं के समय सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू होती है। और चाय कहाँ से मंगवाई जाती है, तो चाइना से मंगवाई जाती है। अगला है, राज्य में संचालित जो 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ स्थित हैं। एक तो घोड़ाखाल नैनीताल में है, दूसरी नौटी यानी चमोली में है, तीसरी चंपावत और चौथी हरिनगरी बागेश्वर में है। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन स्टेनो का पेपर हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि राज्य गठन के बाद सर्वप्रथम कौन सी चाय फैक्ट्री स्थापित की गई। तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड टी फैक्ट्री, उत्तराखंड टी फैक्ट्री। तो उसका आंसर वो था। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ते रहिए। अगला है, राज्य में 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ प्रस्तावित हैं। तो कहाँ है, एक तो धौला देवी अल्मोड़ा में है, दूसरा डीडीहाट पिथौरागढ़ में है, तीसरी गैरसैंण और चौथी चंपावत के अंदर है। ये आपको याद रखना है कि 4 फैक्ट्रियाँ प्रस्तावित हैं, अभी बनी नहीं है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में चाय विकास का वार्षिक उत्पादन कितना है, यानी कि एक वर्ष में उत्तराखंड में कितने किलो चाय का उत्पादन होता है, यानी कि प्रतिवर्ष कितना होता है। तो लगभग 94,000 किलोग्राम, 94,000 किलोग्राम। ये वर्ष 2022-23 के आंकड़े हैं। तो आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित जो चाय का विक्रय होता है, जो यहाँ चाय का उत्पादन होता है, किस नाम से ये बेची जाती है, तो उत्तराखंड टी नाम से बेची जाती है। अगर दूध की बात करें तो दूध के जो पदार्थ हैं वो किस नाम से बेचे जाते हैं, तो आंचल ब्रांड नाम से यहाँ का जो दूध है वो बेचा जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें मिल्क पाउडर प्लांट, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, उधम सिंह नगर में की गई है। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर में स्थित है। और पशु आहार निर्माणशाला, तो ये कहाँ पर है, ये भी रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगर हम बात करें डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, तो ये कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। देखिए फ्रेंड, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ, प्रथम दुग्ध संघ, इसकी स्थापना कब की गई, 1949 में की गई। और कहाँ पर की गई, तो हल्द्वानी में की गई है, हल्द्वानी। अगर प्रश्न आया प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1949 हल्द्वानी में की गई। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है, तो वो नैनीताल के अंदर हो जाएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अगर बात करें राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहाँ पर है, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। और गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है, पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। और ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो मीरा बहन ने की थी, मीरा बहन। और कब की थी, 1941 के अंदर की थी। महात्मा गांधी की जो दूसरी शिष्या थी वो कौन थी, मीरा बहन, जिनका मूल नाम क्या था, मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड। ये भी पूछा जाता है कि मैडलिन स्लेड का या मीरा बहन का मूल नाम क्या था, या फिर मैडलिन स्लेड को किस नाम से जाना जाता था, वो कौन थी, मीरा बहन। इन्हीं के द्वारा 1941 में पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई ऋषिकेश के अंदर। नेक्स्ट है अहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, ये कहाँ पर है, श्यामपुर देहरादून में स्थित है। अगर हम बात करें गंगा गाय महिला डेयरी योजना, तो इसकी स्थापना कब हुई या इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2014-15 में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत हुई है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम, यानी कि जो गाय हैं उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बना है। तो कब बना है, तो 2007 में बना है। ये भी आपको याद रखना है। राज्य में अगर रेशम की बात करें
तो रेशम उत्पादन होता है, इससे भी एक क्वेश्चन बना था स्टेनो के अंदर। तो यहाँ यही इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर रेशम की बात करें तो मलबरी, टसर और मूंगा एरी, तो ये 4 क्या हैं, रेशम के प्रकार हैं जो उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, इन्हीं का उत्पादन किया जाता है ना। अगला पॉइंट है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2004-05 में हुई एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम। अगर हम बात करें मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन, इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो श्यामला ताल चंपावत प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, मत्स्य नीति यानी कि जो मछलियों के लिए है, मछली पकड़ने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, लाइसेंस जरूरी करवाया है। तो मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तराखंड है। और उत्तराखंड ने मत्स्य नीति कब लागू की? तो सन 2002 में। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों का पेपर है वो पढ़ते रहिए। परीक्षा वाणी, अजय रावत और BS नेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिला सीरीज, ये सब आप पढ़ते रहिए और आपके जो अपने नोट्स हैं उनको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।